नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से, जो डीआरडीओ के द्वारा नौसेना के लिए एक घातक कार्यक्रम, घातक प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, उसका निर्माण किया जा रहा है। इसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं यूसीएवी, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। कॉम्बैट का मतलब होता है जो किसी भी दुश्मन की जगह है या दुश्मन का एयरक्राफ्ट है या दुश्मन का कोई भी नौसैनिक जहाज है, वहाँ पर आक्रमण करने में, मिसाइल दागने में या कोई भी विस्फोटक सामग्री है उसको छोड़ने में क्या होता है, सक्षम होता है। उसको कॉम्बैट के अंदर कॉम्बैट वर्दी उसको माना जाता है। जैसे कॉम्बैट में ये चीज़ें हो गई, सर्विलांस में सर्वे करना हो गया, निगरानी करनी होगी, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये अनमैन्ड का मतलब है जिसमें कोई भी पायलट नहीं होगा, इसको रिमोट के जरिए है, एक कंट्रोल सेंटर के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इसकी खास बात यह है कि ये कोई भी जो नौसैनिक पोत है अपना, वहीं पर लैंडिंग टेक ऑफ है वो कर सकता है। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया इन्होंने घातक। साथ में जो अमेरिका के साथ हमारी मेंटेनेंस के लिए 48.22 करोड़ डॉलर की डील हुई है, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर जो तोप है उनके मेंटेनेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए और स्पेयर पार्ट्स के लिए समझौता स्वाक्षरित हुआ है। इसके बाद में है इकोनॉमी से रिलेटेड 8 कोर सेक्टर्स का उत्पादन मई में 7 माह में सबसे कम 0.5% ही बढ़ा उत्पादन। हमें यहाँ पर मुख्य बात देखनी है कि 8 कोर उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं। मई 2026 में इसमें 0.5% की वृद्धि हुई है। तो 8 कोर क्षेत्र में आते हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली और रिफाइनरी उत्पाद वाले जो उद्योग होते हैं वो, इनको 8 कोर सेक्टर्स बोला जाता है। इनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, इनका उत्पादन में गिरावट हुई है, जबकि स्टील, सीमेंट और बिजली है, इनका उत्पादन है वो मई महीने में बढ़ा है। ये क्यों उत्पादन इनका कम हुआ? क्योंकि जो ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला है वो बाधित हो गई थी, तो कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक है, इनमें कमी आई थी। और ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, इनका IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, उसमें इनका 40.27% हिस्सा है वो होता है। उसके अनुसार उस इंडेक्स को निकाला जाता है। फिर ये एडिटोरियल है, वैश्विक कृषि व्यापार में गुणवत्ता व रणनीतिक चुनौती। इस एडिटोरियल में मुख्य रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से भारत है उसमें फसलों का हो गया, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हों या बागवानी फसलें हों, उनका उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन गुणवत्ता के मानक हैं जो कुछ दूसरे देशों ने तय कर रखे हैं, कुछ हमारे देश के ऊपर रणनीतिक दबाव के लिए अपने मानकों पर खरा नहीं उतार के अपना जो निर्यात की खेप जाती है उन देशों में, उनको वापस कर देते हैं। तो इन मामलों के ऊपर चर्चा की गई है कि क्या चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। कृषि निर्यात में भारत की वैश्विक स्थिति, ये अभी जो फिलहाल मैटर चला था उसके बारे में है। सबसे पहले है आम का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का 40% आम है वो भारत में उत्पादित होता है। चावल 2024-25 में भारत ने 220 लाख टन चावल का निर्यात किया है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात है। मुख्य समस्या क्या है? आम के साथ अभी हाल ही में हुई थी, जापान ने हमारे द्वारा जो आम भेजे गए थे उनको रिजेक्ट कर दिया था, गुणवत्ता के अनुसार उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने बताया कि इसमें जो कीटनाशक रसायन वगैरह हैं इनकी उपस्थिति ज़्यादा मिली है। 2014 से जो यूरोपियन संघ है उसने भी अस्थायी प्रतिबंध है वो भारतीय आमों पर लगा रखा है। इसके बाद चावल है, उस पर चीन द्वारा बार बार प्रतिबंध लगा दिया जाता है और वो इसमें कारण बताता है कि ये जो चावल आ रहा है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है। तो ये एक प्रकार से रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी होता है और कुछ भारत के जो खाद्यान्न फसलें हैं उनकी गुणवत्ता में भी कमी देखने को मिलती है। आंतरिक कमियां क्या है? प्रमाणन में लापरवाही। प्रमाणन यानी जो सर्टिफिकेट इशू करती है एजेंसियां निर्यात होने से पहले, तो उनमें कमी है, अच्छी तरह से उनको प्रमाणित नहीं किया जाता है। रिश्वत लेके या पैसों के चक्कर में बिना उनको जांचे सीधा प्रमाणित करके और निर्यात के लिए भेज देती है, जहां पर वो जो दूसरा देश है, आयातक देश है, उसके मानकों पर खरा नहीं उतरता है और वहां से फिर रिजेक्ट हो जाता है। किसानों में जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी में देखें तो सबसे ज़्यादा कि जो कीटनाशकों का इस्तेमाल करना है, उर्वरक का इस्तेमाल करना है, उसकी सही जानकारी, सही मात्रा
और कौन सी कीटनाशक है वो कब आपको डालनी है, इसके बारे में शिक्षा की भी किसानों में कमी है। दूसरा, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके क्या मानक हैं, इसके बारे में भी किसानों में जागरूकता नहीं है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलानी जरूरी है। खोखले दावे, जितने भी हमारे मॉडल कृषि के चलाए जाते हैं, जैसे वैदिक खेती हो गया, सनातनी खेती हो गया, इस प्रकार के मॉडल कृषि में लाए जाते हैं, तो वो एक तरह से भ्रामक ही अभी तक प्रतीत हो रहे हैं। उनका कोई भी आपको भूमि के स्तर पर मुख्य रूप से कोई भी उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। समाधान क्या है? सख्त कार्रवाई किया जाए सर्टिफिकेशन के ऊपर। जो भी एजेंसियां हैं जो प्रमाणित करती है उनको सख्त कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए, और उनके जो प्रमाणन करने का तरीका है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनमें जागरूकता फैलानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आक्रामक रुख, कि जो भी देश है वो हमारे जो भी खाद्यान्न है वहाँ पर निर्यात के लिए जाते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, तो उनके दावों का निपटान है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करना चाहिए कि आप सही में हमें ये साबित करके दिखाइए कि हमारे जो उत्पादन आपके पास भेजा जा रहा है इसकी गुणवत्ता वाकई में निचले स्तर की है। और भारत में जो लैब टेस्ट है और जो वैज्ञानिक अनुशासन है, अनुसंधान है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा एडिटोरियल आया है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ ग्रिड संतुलन की भी आवश्यकता। इस मामले में कोई भी दो राय नहीं है कि भारत की जो ऊर्जा है, ऊर्जा का उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, लेकिन उनकी जो भंडारण क्षमता है उसकी अभी भी कमी है, जिसके कारण ग्रिड असंतुलन है वो उत्पन्न होता है। ग्रिड असंतुलन होने का मतलब है कि जब आपके पास बिजली है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रही है तब आगे उसकी आवश्यकता नहीं है, और जब आगे जहाँ पर आप उसको सप्लाई कर रहे हो जब उसकी आवश्यकता है तब उतनी बिजली है आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, उतनी भंडारण क्षमता आपके पास नहीं है। इसमें आंकड़े दिए हैं कुछ कि सौर ऊर्जा का अभी भारत में 154.24 गीगावाट है वो उत्पादन हो रहा है, पवन ऊर्जा 56 गीगावाट, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो 279.25 गीगावाट, और गैस जीवाश्म ईंधन आधारित टोटल 288 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। चुनौती इसमें ग्रिड संतुलन की है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि सौर ऊर्जा है वो दोपहर में दिन के समय में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, लेकिन ज़्यादातर बिजली की खपत शाम के समय से शुरू होती है, उस समय सौर ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा ही कुछ पवन ऊर्जा के साथ है जो मौसम पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए समाधान अपनाया जाना चाहिए BESS। इसका हम कई बार पहले भी अपने जो करंट अफेयर की वीडियो उसमें चर्चा कर चुके हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कि दिन में जो अतिरिक्त विद्युत है जो सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पादित की जा रही है उसका स्टोरेज है वो एक ऐसे मात्रा में करना चाहिए जिसका उपयोग हम शाम के समय या रात के समय शहरों में सप्लाई के लिए कर सकें। के बाद अगला करंट अफेयर है, ICGS 2.0 परियोजना की समीक्षा की है। परियोजना के बारे में जान लेते हैं। ICGS इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर होते हैं तो उनका एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है बनाया जाना चाहिए, जिसमें पुलिस, अदालत, जेल और अन्य ये चारों संस्थाएं हैं, इनको एक एकीकृत स्तर पर लाकर निवारण किया जाना चाहिए। अन्य के अंदर जैसे फोरेंसिक लैब के टेस्ट वगैरह हो गए तो डॉक्यूमेंटेशन सारा एक जगह उपलब्ध हो जाएगा, और जो निर्णय वगैरह आएंगे वो भी सब एक जगह उपलब्ध हो जाएगा, जिससे जो आरोपी है वो भी ट्रैक कर सके, जेल भी ट्रैक कर सके, अदालत भी ट्रैक कर सके। तो यही है ICGS 2.0। इसके बाद में राजस्थान पत्रिका की एग्जाम गाइड है। केंद्र सरकार ने नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया है? NS राजा सुब्रमण्यम को। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सुमित्रा सिंह। 2003 में ये विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी, उस समय अपनी राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तीनों जो मुख्य हमारे स्थान थे वहां पर तीनों महिलाएं थी। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? कृषि राज्य सूची में है, पुलिस राज्य सूची में है, जेल राज्य सूची में है। शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है। 1976 से पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मैपल लीफ की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? अब मैपल लीफ क्या होता है आपने बहुत देखा भी होगा, पंजाबी गानों में भी देखा होगा। यह है कनाडा। कनाडा का जो झंडा है उसके ऊपर जो पत्ती बनी हुई है ना, उसी को बोलते हैं मैपल लीफ।
फिर है खेल जगत से, जूनियर निशानेबाजी में प्रीतम 10 मीटर एयर राइफल में चैंपियन। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप हो रही थी जर्मनी के अंदर सुहल शहर में, जिसमें प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है और दूसरे पीयूष शर्मा है वो चौथे स्थान पर रहे हैं। फिर है एशियाई रिले चैंपियनशिप में जो भारतीय महिला टीम है उसने 4 गुणा 100 मीटर रिले में गोल्ड जीता है और इनमें प्रतिभागी थी तमन्ना, सुदेशना शिवंकर, SS स्नेहा और श्रावणी नंदा। इन्होंने चीन की टीम को हराया था। फिर हम देख लेते हैं सुजस ई प्रश्नोत्तरी। प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून 2026 को PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था सुमेरपुर पाली में। किसानों की सुविधा के लिए वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है? 26 जिले हैं। ये प्रश्न वैसे आने वाले हैं नहीं, लेकिन सुजस में आए हैं तो देख रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक कितने पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है? 20 लाख से अधिक। मंगला पशु बीमा योजना क्या है? इसमें किसान को 2 दुधारू पशुओं पर 40,000 रुपये का बीमा कवर है वो दिया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने PM ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान में पहली बार अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किन 2 शहरों के लिए किया है? जयपुर और भीलवाड़ा। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत प्रतापगढ़ जिले की उपज कौन सी है? कलौंजी। तो ये हो गए हमारे सुजस ई प्रश्नोत्तरी। अब ये आए हैं दैनिक भास्कर में करंट अफेयर। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट दिया गया है नीरज चोपड़ा को और बेस्ट फीमेल एथलीट दिया गया है पारुल चौधरी को। नीरज चोपड़ा आपको पता ही है जेवेलिन में है और पारुल चौधरी है वो 300 मीटर ट्रिपल चेज स्पर्धा की वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। एशियाई विकास बैंक का भारत में बड़ा निवेश, ADB ने की घोषणा। विभिन्न विकास परियोजनाओं में लगभग 8300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना है। खुरासानी इमली को GI टैग मिला है जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में पाई जाती है। ये अपने राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। वैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भय चेतना अभियान शुरू किया गया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण स्तर पर जो भी पंच सरपंच है उनमें लैंगिक समानता, महिला अधिकारों, सुरक्षा और उनकी गरिमा से जुड़ी कानूनी व सामाजिक विषयों पर प्रशिक्षित उनको किया जाएगा। तो निर्भय चेतना अभियान है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक होने जा रही है 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में। ब्रिक्स में 11 देश हैं। कौन से देश हैं ब्रिक्स? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, UAE, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया, इथोपिया, मिस्र। मैंने बता दिए हैं, याद रख लेना, ठीक है। भारतीय नौसेना में शामिल हुए 3 स्वदेशी वॉरशिप्स कल हमने देख लिए थे। INS दूनागिरी 8 घातक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा। INS संशोधक यह एक सर्विलेंस पोत है जो एक बार में लगातार 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। INS अग्रय यह एंटी सबमरीन युद्धपोत है, एंटी पनडुब्बी युद्धपोत। भारत की पहली व्यावसायिक कोयला गैसीकरण परियोजना है वो द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लखनपुर में इसका आधारशिला रखी है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत इसके ऊपर आएगी, जिसमें यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना सीधे कोयले से अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। तो व्यावसायिक कोयला गैसीकरण परियोजना कहाँ पर? ओडिशा के लखनपुर में। के बाद देख लेते हैं वर्ड ऑफ द डे, पोली क्राइसिस। पोली क्राइसिस का मतलब है बहुत सारे क्राइसिस एक साथ आ जाना। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, साथ में अमेरिका ईरान युद्ध हो गया, तो इसी चीज को बोलते हैं पोली क्राइसिस। साथ में जलवायु परिवर्तन, यही इसमें बताया गया है। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। कमेंट सेक्शन में आपका प्यार है वो बहुत देखने को मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कोई फिर भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, करंट अफेयर आपके कुछ काम के हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों को और अपने जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसके अंदर चैनल के लिंक को शेयर कर देना। ये PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जितने 5-6 दिन टेलीग्राम अपना बंद था
उस समय जो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। बाकी अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा लें। हर शाम 7 बजे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों कल नई वीडियो के साथ नेक्स्ट करंट अफेयर्स में।